वो लाइट को बंद कर दो, पीछे वाला चमकता है लाइट। हम लोग ना कौन से मंथ से पढ़ते हैं पता है? इसमें ना अपन 6 महीने का पढ़ना है टोटल, है ना। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यहाँ तक पढ़ना है पूरा, ठीक है। इतने मंथ का है। मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा, 10 से 12 दिन में हो जाएगा, है कि नहीं। 4-5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन तो रहता है। ये पिछले बार जैसे वो जलवायु परिवर्तन वाला क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और एक तो वो आया था ना जो ग्रैंड स्लैम का सेट करने, मैं पढ़ाया था वो सब क्लास में। अब फंसा था, 4-5 क्वेश्चन फंसेगा एकदम ईजी में, मतलब ना 10 नंबर ज़्यादा ही रहेगा दूसरों से, ठीक। तो आज हेडिंग डालोगे आप लोग, अगस्त मंथ का पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले अगस्त मैं चालू किया था बीच में पढ़ाने यूट्यूब में, फिर मेरा मन नहीं किया, जून बस पढ़ा के बंद कर दिया, ठीक है। जब उसी बस को पढ़ाया था, ठीक। तो अगस्त मंथ हेडिंग डालना, ठीक है तुम लोग। मैं मंथ वाइज पढ़ाते चलूँगा और इधर उधर नहीं करना। जितना मैं पढ़ाऊँगा ना उतना ही आएगा, पहले बता रहा हूँ। करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा। मैं आराम से पढ़ाऊँगा, थोड़ा वो मत करना बस, ठीक। क्वेश्चन जो आता है सिर्फ वही पढ़ेंगे। बाकी ऋत्विका जानती है ना फंसता है कि नहीं फंसता है। मैं सबसे कम पढ़ाने वाला टीचर हूँ एकदम। अगस्त मंथ 2022 का, ठीक है ना। लिखते चलना भाई, देख के कुछ नहीं होगा। कॉपी पे नहीं लाएगा, पेज में लिख लेना, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले लिखोगे, पहला जो न्यूज़ आया था वो आया था कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाए थे इस साल, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो कौन से नंबर का था? तो 76 नंबर का था, ठीक है। 76 नंबर का था, ठीक हो गया। अब इसमें ना, सही तो बोल रहा हूँ, ठीक, गणतंत्र दिवस है वो, ठीक है। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? 2 महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। 13 नहीं है, 15। अरे मेरा राइटिंग वैसी है यार, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण घटना, मतलब 2 महत्वपूर्ण घोषणा हुई इस दिन, ठीक। पहली घोषणा ये हुई थी कि अब से 15 नवंबर को, ठीक है, समझ में आ रहा है? 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएंगे? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। कब मनाएंगे? 15 नवंबर को, ठीक है। तो याद रखोगे कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाते हैं बोलेगा तो? 1 नवंबर। हाँ पक्का? कल क्या था? इससे पहले वाला दिन क्या था? 17 को घोषणा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कि 17 दिसंबर को क्या बनाएंगे? छत्तीसगढ़ गौरव दिवस, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के उसमें बना रहे, ठीक है। हो गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है और 17 दिसंबर को है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस, ठीक है। रिलेट करके पढ़ते चलेंगे। दूसरी घोषणा क्या हुई थी? ऐसी बनाना नोट्स, ठीक है, फ्लो डायग्राम में जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ, ठीक। 15 नवंबर को हुआ था जनजातीय गौरव दिवस और उसके बाद आपका, ठीक, दांडी यात्रा कब निकाले थे? 12, है ना, 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च का डेट रहता है गांधी यात्रा का। तो 2021 से, ठीक है, दांडी यात्रा का जो दिन था, ठीक है, उस दिन को ना क्या बोलते हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है, ठीक। कब से चालू किया गया बोलेगा तो 12 मार्च 2021 से क्या चालू हुआ था? ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या बोले? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक। ये चीज़ याद रखोगे। 2 चीज़ हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ बस इसमें पढ़ना है आपको कि आपका एक जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, ठीक, और आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से मना रहे हैं। 2 न्यूज़ आया इसमें, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये था कि जो अब इस दिन क्या होता है? 15 अगस्त के दिन ना लाल किले पर झंडा फहराते हैं, ठीक है। कहाँ फैलाते हैं? लाल किले पर फहराते हैं, ठीक है। तो लाल किला कौन बनवाया था? कौन बनाया? लाल किला कौन बनवाया है? शाहजहां बनवाया ना यार, ठीक है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि मुगल काल का जो स्थापत्य है, ठीक। तो आप लोग प्री में जाके पढ़ोगे क्या? मुगल काल का स्थापत्य, मतलब यहाँ पे कौन क्या क्या बनवाया आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कनेक्ट हो गया, ठीक है, जीएस के लिए कि मुगल काल का स्थापत्य पढ़ना है आपको, ठीक। समझो ना, अब जब पेपर होता है ना, आप कितना दिन बचा है, ठीक। तो अब अपने को इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ से टच हो गए तो आप पूरा जाके स्थापत्य पढ़ोगे कौन कौन क्या क्या बनवाया था, ठीक।
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को सुनते जाना। तो लाल किले पर झंडा फहराने के नाम पे ना सबसे ज़्यादा बार जो फहराए थे वो जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। कौन फहराए थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और जो जवाहरलाल नेहरू है वो 17 बार फैला है। ठीक है, 17 टाइम्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? इंदिरा गांधी। जो जो टॉपिक को मैं बताते जा रहा हूँ रोज पढ़ते जा रहा हूँ, उसी जाके फ्री निकल जाएगा आराम से। ठीक, तीसरा नंबर जो है मनमोहन सिंह। तीसरे नंबर पे है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह कितने बार थे? पूरा 2 कार्यकाल पूरा किए थे। ठीक है ना? तो 10 बार फैलाए। और अभी नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और दूसरे कार्यकाल में, ठीक है, 9 बार। 1 साल अभी बचा है, फिर चुनाव हो जाएगा। तो अभी तक टोटल तो 8 बार है। 9 हो गया, 9वीं बार। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी 9 बार। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार? 6 बार। तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, क्रम नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जनजाति गौरव दिवस और अमृत महोत्सव कब से मनाना चालू किया? ठीक है, और फिर शाहजहां के बारे में जानोगे, यहाँ से पढ़ना शाहजहां के बारे में जाके। ठीक है, पूरा चीज़ को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस बता सकता हूँ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप घर पे जाके उसको पढ़ना। ठीक है, इसके बाद जो न्यूज़ आया था वो था उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक हो गया, ये मिटा दो। दूसरा जो न्यूज़ है वो है उपराष्ट्रपति। कौन है अभी? ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जयदीप है कि जगदीप है? ठीक है, हाँ जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग करोगे जगदीप धनखड़। मैं जो जो टॉपिक को बताऊंगा उसको घर पे जाके ईमानदारी से साथ पढ़ लेना, बस फ्री के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, है ना? मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ने वाले पूरा पढ़ते हैं। ठीक, तो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं बोलेगा तो? हाँ 14वें नंबर के हैं। ठीक है, 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये। ठीक, 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक, इनको शपथ कौन दिलवाता है? हाँ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा ना पक्का। ठीक है, तो राष्ट्रपति जिन्होंने इनके शपथ कब दिलाई थी? तो 11 अगस्त 2000 क्या होगा 22 की 21 22। ठीक है, तो 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति ने क्या दिलवाया? इनको शपथ दिलवाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो जगदीप धनखड़ है ना वो कहाँ के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हद्दे। ठीक है, राजस्थान के हैं वो। ठीक है, झारखंड के वो है, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो जगदीप धनखड़ कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू, समझ में आ रहा है? झुंझुनू जिला है। अब जाकर पढ़ना यहाँ पे कि झुंझुनू जिला में क्या मिलता है? क्या मिलेगा? तांबा की चूना पत्थर। हाँ, तांबा मिलेगा। ठीक, हाँ? तांबा मिलेगा, तांबा। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू ये दोनों जगह में झारखंड का घाटशिला। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। ठीक, तो ये रिलेट हो गया वहाँ से, समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ते हैं? ठीक, तो झुंझुनू वहाँ से जुड़ गया। ठीक, इसके बाद याद रखोगे कि इससे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति? ठीक है, मतलब इनको शपथ कौन दिलवाया होगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ठीक है, उसको मत भूल जाना। तो 13वें नंबर के कौन थे? तो 13वें नंबर में याद रखोगे वेंकैया नायडू थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको घर पे क्या करना है कि जो आपको खोजना है उपराष्ट्रपति के बारे में, सबके 14 की 14 लिस्ट आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, कल मैं पूछूंगा फिर 14 के बारे में पूरा। ठीक, 14 का पूरा पढ़ोगे। ठीक, अब याद रखोगे कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने? 2 बार बनने वाले कौन कौन है बताओ? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति जो 2 बार रहे पद पे? ठीक है, कौन कौन थे? हाँ, एस राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन थे। ठीक, राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति जो 2 बार बने। ठीक है, राधाकृष्णन 2 बार बने हैं। और 1 नंबर पे कौन बना था? हमीद अंसारी। ठीक है ना? हमीद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया? तो 2 राष्ट्रपति के नाम याद रखोगे। ठीक, अब इनके बताओ कि जो विपक्ष में कौन उम्मीदवार खड़ा था इनके? जगदीप धनखड़ के विपक्ष में कौन खड़ा था इस समय? ठीक है, हाँ, अरे कांग्रेस का चुनाव थोड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए था वो चुनाव। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, तो मार्गरेट अल्वा, क्या नाम था? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, लिख लेना उसको।
कि विपक्ष में कौन खड़ा था, तो मार्गरेट अल्वा खड़ी थी, ठीक है। ये याद रखोगे बस, इसमें केवल यही काम का है, ठीक। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे आएगा कि उपराष्ट्रपति का यह चुनाव कौन से नंबर का था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चुनाव था ना वो 16वें नंबर का था, ठीक है। समझ में आ रहा है? 16वें नंबर का चुनाव था, 16वां चुनाव था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर 14वें राष्ट्रपति, ठीक। क्यों? क्योंकि जो राधा कृष्णन थे ये 2 बार बन चुके हैं, ठीक है, और हमीद अंसारी क्या हो चुके 2 बार बन चुके हैं। तो राधा कृष्णन कौन थे? ये पहले थे। समझ में आ रहा है? पहले उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। उसके बाद 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया, ठीक। 12वें नंबर के थे हमीद अंसारी, ठीक है। ऐसे करके स्टेटमेंट देगा। समझ में आ रहा है ना कि उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ है जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक। इनके लिए जो चुनाव था वो 16वें नंबर का हुआ। इसके अलावा बोलेगा कि 2 बार जो पद लेने वाले थे राधा कृष्णन, ठीक, और हमीद अंसारी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जोड़ेगा। आप लोग घर पे एक लिस्ट पढ़ोगे, देखो पहले जो, ठीक, पहले कौन थे? राधा कृष्णन थे, ठीक है। मैं लिख दूं क्या? राधा कृष्णन लिख दो, लिस्ट पूरा पढ़ लोगे ना। राधा कृष्णन निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, 2 बार। उसके बाद जाकिर हुसैन थे, फिर बीबी गिरी थे, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, हिदायतुल्ला, ठीक। हिदायतुल्ला भी निर्विरोध चुने गए थे। मैं ये लिख देता हूँ कि कौन कौन निर्विरोध चुना गया था। समझ में नहीं तो फंस जाओगे, ठीक। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, ठीक है, मतलब बिना विरोध के, ठीक। तो पहले एक बार वो RI के पेपर में आया था, ठीक है, कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो राधा कृष्णन ने पहले, उसके बाद आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला चुने गए, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आपका आएंगे शंकर दयाल शर्मा। तो उस ऑप्शन में ना शंकर दयाल शर्मा था, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, ऐसा क्वेश्चन बना था, ठीक, RI के पेपर में 2016 वाले में। तो उसमें आंसर था शंकर दयाल शर्मा। तो ऐसे 3 ही उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। एक याद रखोगे कौन? राधा कृष्णन है, हिदायतुल्ला और क्या है? शंकर दयाल शर्मा, ठीक। बाकी आप लोग घर पे पढ़िएगा। हो गया? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट जो था वो बिहार में भी कौन है मुख्यमंत्री, कौन है? नीतीश कुमार, है ना। 8वीं बार बने हैं, ठीक है, लिख लेना वहीं पे। ये तो आता नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं आता, ठीक है। बस आप लिख लो कि बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बना है? नीतीश कुमार। कोई आया है? मैडम लेट हो गया, बैठो, ठीक। 8वीं बार लिख लेना कि कौन बना है? नीतीश कुमार बना है, ठीक। यही बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। देखिएगा, यहाँ बैठो, मोबाइल आएगा सामने। हो गया? तो याद रखोगे आपका नीतीश कुमार जो है 8वीं बार बने हैं, ठीक है, यही बस याद रखोगे। इसके बाद लिखोगे कि नेक्स्ट लिखोगे हर घर जल, ठीक है। नेक्स्ट लिखना हर घर जल अभियान, ठीक है। तो इसमें लिखना कि जो हर घर जल अभियान है ना, ठीक है, ये आपका 2 जगह है, ठीक। एक क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पहली बार चालू हुआ? तो याद रखोगे गोवा, ठीक है। राज्यों में याद रखना कहां चल रहा है? गोवा में, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में बोलेगा यूटी में, तो यूटी में याद रखोगे दादर एंड नागर हवेली में, ठीक है, दादर व नागर हवेली, ठीक। समझ में आ रहा है? अब आप ना क्या करोगे, यहां से क्या पढ़ना है आपको? यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। समझते जाना क्वेश्चन को कि यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट से किया गया है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। समझ में आ रहा है? ये वाला जाके पढ़ना कि कौन सा अमेंडमेंट से किया गया। और इसको जब दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था जब इसको बनाया गया, ठीक। और अभी दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो कौन से अमेंडमेंट से किए? तो इसको जाके आप GS में तैयार करना। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन को कैसे आएगा क्वेश्चन, मतलब समझ, इजी वे में पास होना फ्री, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। एकदम पूरा पॉलिटिक्स को पढ़ दूंगा करके बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत ना आ जाओगे, है ना, फ्री में फंस जाओगे। तो ये याद रखो, ये बस याद रखो, हर घर जल अभियान गोवा और यूटी में दादर एंड नागर हवेली, ठीक, और दोनों को मिला के आपको पढ़ना है आज। हो गया?
अब ये उड़ान था, ये हो गया विफल, इसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, अब लिखोगे लंपी वायरस। नेक्स्ट न्यूज़ है, ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ लिखना लंपी वायरस। अगस्त के पहले का ना जून जुलाई, ये दोनों का मैं प्रिंट आउट दे दूंगा तुमको ना, फोटो कॉपी करा लेना, नोट दे दूंगा। लंपी वायरस, लंपी वायरस लिखो कि ठीक कौन कौन से जानवर में देखा गया है, ठीक, लंपी वायरस, ठीक, बड़ी संख्या में कौन कौन से जानवर इससे आए हैं, तो याद रखोगे लंपी वायरस में पहला लिखोगे गाय, ठीक है, गाय, भैंस, बैल और बकरी, ठीक है, गाय इसमें आप इससे प्रभावित हुए हैं, भैंस हुए हैं, ठीक है, और कौन हुआ है, बैल और बकरी, ठीक, इन जानवरों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए। समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि अभी तक तो कोरोना से निपट रहे थे, ठीक, लोग अभी सर जानवर में क्या गया, लंपी वायरस, ठीक। अब लंपी वायरस जो है वो कौन कौन से स्टेट में फैला सबसे पहले, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे है, तो याद रखोगे, एक आपको याद रखना है राजस्थान में, ठीक है, एक तो राजस्थान में याद रखोगे, ठीक, दूसरा याद रखोगे राजस्थान के बाजू में पंजाब और फिर हरियाणा, ठीक, पंजाब और फिर आपका हरियाणा, ये 3 जगह याद रखना है, ठीक। इसके बाद यूपी और फिर हिमाचल प्रदेश, एचपी, ठीक है, यूपी फिर हिमाचल, एचपी, तो 5 ऐसे स्टेट हैं जो लंपी वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक। तो याद रहेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है ना, हिमाचल और यूपी, 5 ऐसे स्टेट है जो यहाँ पे लंपी वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है जानवर, ठीक। गुजरात इसमें नहीं है, ठीक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल, मतलब 50% से ज़्यादा पशुओं संक्रमित हुए इन राज्यों में, ठीक है, 5 राज्यों में, तो याद रखोगे, बस 5 को ही लिखोगे, ठीक। अब इस संक्रमण से बचना है ना, तो उसका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड HCl, क्या बोलते, NaCl, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है, लिख लेना वहीं पे, बचाव के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, सॉरी, ठीक है, इससे बचाव के लिए याद रखो क्या प्रयोग करते हैं बोलेगा, तो कभी ऑप्शन में रहेगा है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ये याद रखोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का इसके बचाव के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। लंपी वायरस, इसके बाद आपका है VLSRM, ठीक, फिर इसके बाद एक आप लिखो VLSRSAM, ठीक है, VLSRSAM, ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो इसमें लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो, वर्टिकल लॉन्च, ठीक, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, VLSRSAM, ठीक है, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये मिसाइल वाला मैंने जून वाले मंथ में पढ़ाया है, जाके देख लो उसको, ठीक, वर्टिकल लॉन्च सरफेस लिखे, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SRM, ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ठीक। इसका जो परीक्षण है कब हुआ याद रखोगे, परीक्षण का डेट याद रखोगे, 23 अगस्त 2022 को, ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ हुआ था, 23 अगस्त 2022 को। फिर अगर इसमें पूछता है कि क्या बोलते हैं आपका वर्टिकल लॉन्च है, मतलब क्या लिखा है कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब क्या होगा, सतह से आकाश में, मतलब समझ, सरफेस टू एयर में वार करेगा, ठीक, तो याद रखना इसको, सतह से आकाश में वार करता है, आकाश में वार करता है, ये हो गया VLSRM, इतना ही पढ़ना इसमें, ठीक है। हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे रमसर समझौता, बाप रे इसमें कितना हो गया रमसर में, 75 हो गया। रमसर समझौता हेडिंग डालो, ठीक, तो याद रखोगे कि जो रमसर समझौता है ये किस लिए था, ठीक है, वेटलैंड के लिए ना, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब आर्द्र भूमि क्या होता है, तो आर्द्र भूमि याद रखोगे कि एक स्थल मंडल है और ये क्या है, जल मंडल, और इन दोनों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं,
आर्द्रभूमि, समझ में आ रहा है? स्थलमंडल और जलमंडल के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा वो आर्द्रभूमि होगा, वेटलैंड होगा। तो इसके लिए कब हुआ था सम्मेलन? 1971 में, है ना। ईरान का एक जगह है रमसर, यहाँ पे समझौता हुआ, ठीक है। डेट कब है? 2 फरवरी को। तो हर साल 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? विश्व आर्द्र दिवस, है ना, समझ में आ रहा है? उसी समय मनाएंगे, ठीक। तो याद रखोगे रमसर समझौता का। तो आप लोग यहाँ पे जाकर यही सर्च करना है कि आप भारत कब शामिल हुआ है क्या, ठीक। भारत कब शामिल हुआ रमसर समझौता में? तो 1981 में हुआ था। ठीक है, देखो याद रखोगे कब हुआ रमसर में समझौता? 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। अब भारत कब शामिल हुआ? तो याद रखोगे 1981 में भारत, ये याद रखना, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि अभी वर्तमान में रमसर समझौते में कितने स्थल शामिल है भारत के? तो अभी जो है ना 75 हो गया है। कितना हो गया है? 75, ठीक। तो आपको डेट देगा, एक डेट लिखना कि 26 जुलाई 2022 तक कितना था, तब आंसर करोगे 54, ठीक है, समझ में आ रहा है? 26 जुलाई 2022 तक रमसर में टोटल 54 शामिल थे, ठीक। फिर इसके बाद 22 के बाद अगस्त में ना 10 नहीं 11 और शामिल कर दिए। कितने शामिल हो गए? ठीक, नहीं 11 10 ये शामिल कर दिए, तो ये हो गया आपका 64, ठीक है, 64 हुआ। अब इसके बाद 15 अगस्त को ना 11 और घोषणा किया गया, ठीक है। कब किया गया? 15 अगस्त को 11 और घोषणा करके अब टोटल कितने हैं रमसर में बोलेगा तो आपको आंसर कितना करना है? 75 वर्तमान में, ठीक है, 75 करोगे, ठीक। टोटल इंडिया में साइड का 75। हाँ, टोटल, और जो 75 का नंबर है ना वो 81 बता दिया, तो मैं 82 करो, इसको 82 करना, ठीक है। भारत रमसर की सूची में कब शामिल हुआ? तो 82 आंसर होगा, ठीक है, हो गया। अब इनमें से जो 75 नंबर का है ना लेटेस्ट, ठीक है, हाँ 75वें नंबर, हाँ जगह है, जगह, हाँ मतलब इंडिया के 75 जगह है जो आर्द्रभूमि में रमसर समझौते में शामिल है, ठीक। तो लेटेस्ट जो होगा वो कौन से नंबर का होगा? 75वां नंबर का कौन सा है, ठीक है, तो उसको लिखो, ठीक। उसका नाम है सालबुत वेटलैंड कंजर्वेंस रिजर्व, सालबुत वेटलैंड कंजर्वेंस रिजर्व, ये आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे है पूछता है? सालबुत वेटलैंड कंजर्वेंस रिजर्व, तो आप आंसर करोगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सालबुत वेटलैंड आर्द्रभूमि, ठीक है, कन्वर्जेंस रिजर्व, ये आपका पड़ेगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक। हो गया, कोई आएगा, ठीक। अब इसमें पूछता है कि जो 75 है ना, ठीक, ये 75 स्थल है, तो 75 स्थल में भारत में 75 में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ठीक, कौन सी जगह पे बताओ? सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में है इसकी संख्या 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल कितने एरिया शामिल पूछेगा तो 75 मारोगे, जिनमें से लास्ट वाला बताया हूँ जम्मू कश्मीर में सालबुत वेटलैंड, ठीक। अब इस 75 में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? भारत के, ठीक, तो उसका नाम है क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 आर्द्रभूमि है, ठीक। और दूसरे नंबर पे है यूपी में आपका 10 है, ठीक। तो ये याद रखोगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट बनाएगा कि जो अकेले मतलब 2022 में ही टोटल ना 22 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया, ठीक। नोट करके लिख लेना ना कि 2022 में कितने शामिल हुए हैं आर्द्रभूमि, तो याद रखो कि 2022 में ही केवल 22 नहीं, कितना बोला? 28 को शामिल किया गया, है ना। 2022 में याद रखोगे कितना किया गया, तो बोलेगा 28। आप स्टेटमेंट पूछ देगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो 28 है ना, इसका जो टोटल क्षेत्रफल दिया है वो 13,26,200 नहीं 677, ठीक है, 677, ठीक, 1326,677, ठीक, हेक्टेयर दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल,
ठीक, अब स्टेटमेंट सुनना कैसे कैसे बनाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो रमसर समझौता है, ठीक, किस लिए होता है, आर्द्र भूमि के लिए, ठीक। फिर स्टेटमेंट बनाएगा कि भारत जो है 1982 से रमसर समझौते में शामिल हुआ, ठीक। फिर तीसरा स्टेटमेंट बनाएगा कि जो रमसर समझौता है उसमें टोटल 75 स्थल है, जिनमें से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे क्या है, यूपी। फिर बोल देगा कि 2022 में ही कितने शामिल हुए, 28 शामिल हुए, जिनका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 13,26,677 हेक्टेयर है। ऐसे करके स्टेटमेंट देखो ना, जलवायु परिवर्तन वाला कैसे स्टेटमेंट आएगा, तो ऐसे ही स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो ये याद रखोगे इसमें, ठीक। अब ये मत पढ़ते रहना, ठीक है, कि यार अभी 22 में 28 हुआ तो उस 28 में कौन कौन सा कहाँ पे हुआ है ना, आप फंस जाओगे। इसी बस को थोड़ी पढ़ना है, ठीक है, कि पूरा खोज लो लिस्ट कौन सा 75 शामिल है, पूरा पढ़ लेता हूँ 75, वो नहीं पढ़ना, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ोगे। इसके बाद ये रमसर हो गया, फिर आप लिखोगे INS विक्रांत, ठीक। नेक्स्ट लिखो INS विक्रांत, ठीक। INS विक्रांत में लिखो कि ये देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत है, स्वदेशी है, ठीक है। INS विक्रांत लिखोगे, देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत, है ना, मतलब इसमें आप अपना विमान लगा सकते हो इस युद्ध उसमें क्या बोलते हैं, जहाज में, ठीक है, INS विक्रांत। तो इसको कब शामिल किया गया पूछेगा देश में, मतलब नौसेना में, तब आपका डेट होगा 2 सितंबर 2022, ठीक है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया, तो 2 सितंबर 2022, ठीक है, 2 सितंबर 2022 को शामिल हुआ है, ये याद रखना, ठीक है यहाँ तक। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि और देश का निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत है, ठीक। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि जो INS विक्रांत है वो देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत है, ठीक, समझ में आ रहा है। और इसको कब शामिल किया गया, तो 2 सितंबर 2022 को। और इसकी टोटल लागत कितनी है, तो 500 करोड़ की लागत में बनाई है, 500 करोड़, ठीक है। हाँ वही है, स्वदेशी है, ठीक है। इसके बाद लिखोगे, नेक्स्ट न्यूज लिखोगे कि सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कोई है, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो आंसर क्या करोगे, खंडवा जिला। खंडवा कहाँ पड़ता है, ये लो हो गया, MP में है, ठीक है। लिखो उसको कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, छोटा छोटा मिस्टेक निपटा देगा तुम, ठीक। लिखना यहीं पे ना, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है, तो आंसर लिखोगे MP के खंडवा में, ठीक है। इसकी टोटल क्षमता कितनी है, तो याद रखोगे 600 मेगावाट, ठीक, 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, ठीक। और कौन से बांध में बनाया गया है, कौन से नदी में है बोलेगा तो, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में एक बांध है, याद होगा, ओंकेश्वर बांध, ठीक है, पढ़ाया था ना मैं, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, ठीक है, हो गया। ओंकेश्वर बांध में बना है नर्मदा नदी में, कहाँ पे, खंडवा जिले में, ठीक। और 600 मेगावाट का क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। तो याद रखोगे कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो आप याद रखोगे क्या, खंडवा MP में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ठीक, आप लिखोगे कारगिल। कारगिल में पिछले बार क्या आया था, वो गलवान घाटी है ना, तो कारगिल का एक ट्रांससेक्टर की पॉइंट, ठीक है, ट्रांस सेक्टर की पॉइंट जिसका नाम था 1540, ठीक है, मतलब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में होगा ये, कारगिल में, ठीक। और उस पॉइंट का क्या नाम था, 5040। इसी का नाम ना क्या रख दिया गया, गन हिल। क्या नाम रख दिया इसका, गन हिल, नया नाम गन हिल, ठीक है, गन हिल रखा गया है, ठीक। क्या बोले, नहीं 1500 क्या, 5140 है, ठीक है, 5140, 5140 है उस पॉइंट का नाम, ठीक है। ऑपरेशन विजय कब हुआ था, कारगिल युद्ध को बनाते ना ऑपरेशन विजय, ठीक है, 1999 में हुआ था। वहां जीते थे ना, तो जितने लोग बलिदान दिए थे, ठीक है, उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर इसका नाम रखा गया, क्या,
ठीक, तो याद रखोगे ऑपरेशन विजय के उपलक्ष्य में, है ना, ऑपरेशन विजय में जितने लोग बलिदान दिए थे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बलिदान दिए थे उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर था ये, उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर, ठीक है। क्या रख दिया नाम उसका? गन हिल। समझ में आ रहा है? ये कब हुआ था? तो याद रखोगे 1999, ठीक है। कहाँ पे? ट्रांस सेक्टर, ट्रांस, दो हिमालय पढ़ो ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में होगा, ठीक है। ये याद रखना था इसमें। इसके बाद आपका ठीक है, वासुकी, सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है, लिख लेना, ठीक है। सुपर वासुकी क्या है? सुपर वासुकी क्या है बोलेगा तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक। याद रखोगे मालगाड़ी जो है कितना लंबा है तो 295 डब्बे हैं, ठीक है, और 3.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक। क्या यही है वासुकी हो गया। 3.5 किलोमीटर लंबा है, 295 डिब्बा है इसमें, ठीक। लेकिन ये सब नहीं आएगा, पेपर में नहीं आता, बस नॉलेज के लिए है, ठीक है। 27,000 टन कोयला ले सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच पहली बार कहाँ सफ़र किया? कोरबा से नागपुर, ठीक है। तो अपना वंदे भारत के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है। वंदे भारत आएगा ना प्री में, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ गया था पहली बार? तो याद रखोगे कोरबा से नागपुर, और वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर, ठीक है। तो ये याद रखोगे कितना टन? तो 27,000 टन कोयला लेके निकला था एक बार में, ठीक है। सुपर वासुकी। हो गया, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था। अब लिखोगे इंटरनेशनल में क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। ये हो गया, इतना ही पढ़ना ना, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। अब लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना, ठीक। मतलब ये जो अगस्त मंथ में कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घटना था, उसमें आपका सबसे पहले आएगा मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद सोलिह, ठीक है। इन्होंने भारत की यात्रा की थी, इन्होंने भारत की यात्रा की। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि ये जो मोहम्मद सोलिह मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, ठीक है। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है करके व्यापम में आएगा, पीएससी में नहीं आएगा। व्यापम का कोई एग्जाम होता है तो इंपॉर्टेंट है, पीएससी में नहीं आता है, ठीक है। इंटरनेशनल वाला मुश्किल से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, ठीक। तो भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है मालदीव के साथ, इसलिए यहाँ है, ठीक है। अब जो दूसरा न्यूज़ था इसमें वो था आपका हाँ, ये था कि मलेशिया के जो एक प्रधानमंत्री थे नजीब रजाक, ठीक है। क्या नाम था? नजीब रजाक। ये नजीब जो रजाक थे ना, ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री, क्या है? मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि जो ऐसे कौन से देश के जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्हों को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या हुआ है, ठीक, 12 वर्ष का कारावास हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आप याद रखोगे इनको करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कितना वर्ष बोला मैं? 12 वर्ष की कारावास हुई है, ठीक है। ये याद रखोगे कि 12 वर्ष की कारावास कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो याद रखोगे मलेशिया के, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, इनके ऊपर कई तो दोष लगे हैं, ठीक। जिनमें से पहला ऐसा लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे। दूसरा, एक तो इसके ऊपर सत्ता का दुरुपयोग करना, ठीक है, ये भी केस लगा, ठीक। और अन्य मामले ऐसे थे जिन मामलों में इनको 10 वर्ष की और सजा हुई। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग मामले में अलग अलग सजा है, ठीक। लेकिन तीनों को मिला के ना सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? 12 वर्ष। मतलब इस मामले में भी 10 वर्ष हुआ, इसमें आपका 12 वर्ष हुआ। आपको पता है ना कि जो सजा है वो फिर क्रमिक रूप में मिलता है। समझ में आ रहा है कि 10 ये मिला, ऐसा नहीं कि 10 इसका काटो फिर 10 इसका काटो, फिर आपको एक साथ ही दे देगा। कितना? टोटल 12 वर्ष। तो इसको क्या होगा? 12। भारत में भी ये सिस्टम चलता है ना कि आप एक अपराध करो या 1000 अपराध करो, ठीक है, जो मैक्सिमम सजा है आपको वही मिलेगी, ठीक।
समझ में आ रहा है, वैसी है। ये हो गया, इतना ही था इम्पोर्टेंट। और आपका बाकी कुछ काम करनी है, ठीक। अब नेक्स्ट लिखोगे इकोनॉमिक का, आर्थिक घटनाक्रम। ठीक, अब लिखोगे आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम में पहले लिखोगे जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है। इसका आंकड़ा लिखने में बताते चलता हूँ, ठीक है। जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा देखो, लिखो कि एनएसओ, ठीक है, अभी कौन जारी करता है? एनएसओ एक संस्था है जो भारत का क्या जारी करती है? जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है। तो एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष, ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही, मतलब अभी वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है? 22-23, ठीक है। तो उसकी पहली तिमाही में जो वृद्धि दर थी वो 13.5% की वृद्धि दर। कितना है? 13.5, ठीक। तो कैसे देगा कि 2022-23 की पहली तिमाही में, ठीक, समझ में आ रहा है? 2022-23 की पहली तिमाही में वृद्धि दर कितना दर बोला है एनएसओ ने? 13.5। ये याद रखोगे, अभी और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरे मंथ में पढ़ेंगे तो अभी ये याद रखोगे, ठीक। फिर इसके अलावा अगर वो वापस पीछे बैक चले जाए, ठीक, जैसे क्या बोल दिया, अभी अपन पढ़े 2022-23 पढ़े, तो अगर वो 21-22 का बोल दिया, ठीक है, 21-22 का भी डेटा दिया है, ठीक। और अपन अभी क्या पढ़ रहे थे? 2022-23, ठीक। तो पहली तिमाही पढ़े, टोटल 4 होते हैं, ठीक। तो 21-22 का पहला तिमाही में कितना था ये पूछ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद बोल देगा कि दूसरे तिमाही में कितना था, ठीक। फिर बोल देगा कि तीसरे तिमाही में कितना था, फिर बोल देगा चौथे में कितना था, ठीक। और अभी क्या पढ़े? पहला तिमाही बस पढ़े, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2021-22 की पहली तिमाही में जो वृद्धि दर था ना वो 20 दशमलव कितना था? 1 था। ये नोट करोगे, ठीक। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 21-22 की पहली तिमाही में कितना है? 20.1, ठीक। बोल देगा 22-23 में कितना है, तो अपने को इसका आंकड़ा भी आगे और मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ तक रोकना, ठीक। अब इसमें लिखो दूसरे वाले में कि दूसरी तिमाही में कितना था, तो दूसरी तिमाही का डेटा दिया था 8.5, ठीक है। कितना दिया है? 8.5 नहीं, 8.4 है, ठीक है। 8.4 फिर 5.4, ठीक है। तीसरी तिमाही में हो गया वो डेटा 5.4 और फिर उसके बाद हो गया 4.1। तो ये आंकड़े आए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन बनाता है, आ भी चुका है ना प्रीलिम्स में कि एक वर्ष का पीछे का पूछ देता है कि पहली तिमाही में कितने था, दूसरी में कितनी था, तीसरे में कितना था और ये चौथी में कितना। और अभी का बोलेगा 22-23 का, तो याद रखो कितना? 13.5। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। एनएसओ जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी किया है, ठीक। याद रखना एनएसओ के आंकड़े हैं, ठीक। सीएसओ नहीं है बल्कि आजकल एनएसओ जारी करने लगा है, एक नया संस्था बन गया है, ठीक है। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिए, ठीक। अब वही जारी करता है। हाँ, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 21-22 में जो वित्तीय वर्ष था उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर कौन से तिमाही में थी, बोल देगा तो पहले तिमाही में, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्मेट हो सकता है। अब इसमें देखो आप कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा दिया है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल में बोल रहा है, तो लिखो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें ना पहला आंकड़ा लिखोगे 2018-19 में कितना था, ठीक। तो 2018-19 में लिखोगे 6.5, 2018-19 का लिखोगे 6.5। उसके बाद लिखना 2019-20 में 3.7 लिखना, 2019-20 में 3.7, ठीक। फिर 20-21 में बोलेगा तो -6.6, निगेटिव था इस समय, 7.5 नहीं बोला, -6.6, ठीक है, हो गया। फिर से सुन लो, 18-19 का कितना था? 6.5, फिर 19-20 का कितना है? 3.7, फिर 20-21 का कितना बोला? -6.6, और अभी 21-22 का बोलेगा तो 8.7।
ये ओवरऑल जीडीपी वृद्धि दर है, ठीक है। मतलब आपको क्वार्टरली नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको पूरा ओवरऑल दिया है। तो अगर आपसे पूछता है कि 21-22 में भारत की जीडीपी दर कभी तो 8.7 आंसर करोगे, लेकिन 22-23 की पहली तिमाही में बोलेगा तो 13.5 और 21-22 की पहली तिमाही में बोलेगा तो 20.1, ठीक। और किस वर्ष निगेटिव चले गई तो 20-21 -6.6। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, ये याद रखोगे। अब देखो, अब इसमें ना कोयले का उत्पादन जो ना कितना बढ़ा, ठीक है, ये आया था कुछ, मतलब ये आंकड़े भी आए हैं। सेक्टर वाइज वृद्धि दिया है, ठीक है। तो आप हेडिंग करोगे सेक्टर वाइज वृद्धि। सेक्टर में जैसे कोर सेक्टर होता है ना, ठीक है, 8 है कोर सेक्टर, ठीक है। तो उस कोर सेक्टर में कौन कौन से में वृद्धि हुआ है, मतलब कौन कौन से में कितना वृद्धि हुआ ये दिया है, ठीक। लिख लेते हैं, कोयला, सीमेंट और इस्पात, इन्हीं का लिखेंगे, बाकी का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लो कि कोर सेक्टर में वृद्धि, हेडिंग डालोगे कोर सेक्टर में वृद्धि। समझ गए ना, 8 कोर सेक्टर है टोटल भारत में, ठीक। एक बार क्वेश्चन आया भी, इनमें से कौन सा कोर सेक्टर में शामिल है, ठीक। तो 8 का लिस्ट को देख लेना कौन कौन सा शामिल होता है, ठीक है, ठीक। तो उनमें सबसे पहला है कोयला। कोयला में जो वृद्धि दर है ना वो 31.2 है। कोयला में कितना है, 31.2%, ठीक। उसके बाद विनिर्माण में कितना है, 4.8। नहीं, विनिर्माण कहाँ बोल दिया, अरे सीमेंट यार, सॉरी, ठीक है, सीमेंट लिखना ना, सीमेंट में 4.8% है, ठीक। और इस्पात में कितना बोलेगा तो 10.8 है। इस्पात में 10.8%, ठीक है। सीमेंट में 4.8, कितना पता है, अरे 17.8, 17.1 लिखो, सब आंकड़ा गलत है। फिर से सुनो, फिर से, कोयले में 31.2, सीमेंट में 17.1, 4.8 को काट देना, क्या लिखोगे 17.1, लिख ली। और लास्ट जो है इस्पात में है 10.8, ठीक है। मैं अब देख देख के पढ़ाता हूँ तो गलत हो जाएगा, पूरा आंकड़ा इधर उधर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद लिखोगे मौद्रिक नीति, मतलब मौद्रिक नीति का जो आरबीआई की क्या बोलते हैं ब्याज दर, ठीक है। आरबीआई का ब्याज दर लिखना, हाँ, रेपो रेट वो सब आया ना, ठीक है। तो हेडिंग करोगे आरबीआई ब्याज दरें, आरबीआई की ब्याज दरें, ठीक है। तो देखो, अभी जो ये वाला ब्याज दर जब जारी हुआ था तो अगस्त 2022 में जारी हुआ था, ठीक है। लिखो अगस्त 2022, डेट लिख लेना, ठीक है। डेट मैं आपको बताता हूँ, हो गया, 5 अगस्त को जारी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 5 अगस्त। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि जैसे अभी इसके बाद और मौद्रिक नीति जारी हुआ होगा, ठीक है, तो डेट पूछ देगा कि स्पेशल आपको 5 अगस्त में इतना कितना कितना था, ठीक है। तो रेपो रेट, अभी एक तो नया ऐड हो गया, पता है ना, एक तो नया वो ऐड हो गया, उपकरण क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, आरबीआई का जो ब्याज दर है, ठीक है, मौद्रिक नीति। एक बार प्री में ही आ गया था, मौद्रिक नीति कौन बनाती है, तो आरबीआई, ठीक है, एकदम इजी। राजकोषीय नीति कौन बनाएगी, वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, तब वित्त मंत्रालय मारोगे आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मौद्रिक नीति बोलेगा तो आरबीआई। तो एक है आपका रेपो रेट, फिस्कल यार, फिस्कल, हाँ, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय बोलते हैं, ठीक है। एक है रेपो रेट। तो 5 अगस्त 2000 का बोला मैं, 5 अगस्त 2022 की स्थिति में रेपो रेट कितना था, ठीक है। तो रेपो रेट लिखोगे आप 5.40 रेपो रेट, ठीक है। इसके बाद बोलेगा रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। तो कितना कम होता है रिवर्स रेपो रेट, कितना कम होगा, ये है आपका 3.35, कितना पॉइंट कम होगा, कैलकुलेट करो ना, माइनस कर दो, हाँ, 2.05 कम होगा, ठीक है, हो गया रिवर्स रेट, ठीक है। एक नया ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं एसडीएफ, एक नया आ गया, ठीक, पहली बार जुड़ा है मौद्रिक पॉलिसी में, एसडीएफ। इसका जो रेट है वो है 5.15, ठीक है। जो एसडीएफ है इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, एक लिखोगे आप एमएसएफ। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएफ को क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ जो है वो 5.65, ठीक। और इसके बाद जो बैंक रेट है वो कितना है? बैंक रेट है 5.65, ठीक। उसके बाद आपका सीआरआर, ठीक है। सीआरआर कितना है? सीआरआर जो है वो 6 पॉइंट कितना है, ये भी बढ़ा दें 6.50, सॉरी 4.4%, ठीक। और एक होता है क्या? एसएलआर। एसएलआर कितना है? तो एसएलआर याद रखोगे 18 ही की 18 है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक। अलग से फिर आरबीआई ने भारत की जीडीपी दर भी बताई थी, ठीक है। इस 5 अगस्त में उसने बोला था कि आरबीआई के अनुसार, ठीक, आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर, भारत की जीडीपी वृद्धि दर उसने 7.2% बताया था, ठीक है। जबकि एनएसओ ने कितना बताया था, ठीक। एनएसओ का लास्ट वाला कितना 8.7 था, ठीक है। और आरबीआई ने कितना बताया 2021-22 के लिए? आरबीआई के अनुसार 7.2, ठीक। और एनएसओ के अनुसार कितना हो जाएगा? 8 समझ में आ रहा है ना, 8.7 एनएसओ के अनुसार, और आरबीआई के अनुसार कितना है 7.2। अब देखो, अब इसको सुनते जाना, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? क्या होता है ऋत्विका रेपो रेट? नहीं, इसमें बैंक आरबीआई को पैसा देता है कि बैंक आरबीआई बैंकों को देता है? आरबीआई बैंक को देता है, ठीक। तो वो कितना है? 5.4, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? बैंक लोन किसको देंगे? आरबीआई, है ना। वाणिज्यिक बैंक किसको देंगे? आरबीआई को। तो वो कितना हो गया? 3.35, ठीक। अब जो एसडीएफ जारी हुआ है ना, ठीक है, ये एसडीएफ, ठीक, इसको क्या बोला मैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पहली बार अभी इसी बार जुड़ा है, इसी वर्ष, ठीक। तो याद रखना कि जो बैंकों के पास अपनी एक अतिरिक्त तरलता होती है, मतलब पैसा होता है, अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गए, ठीक, तो उस पैसे को वो किसको देगी? आरबीआई को देगी ना। तो याद रखना ये नया ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये है बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता, बैंक अपनी अतिरिक्त लिक्विडिटी, है ना, तरलता को बोलेंगे, तरलता मतलब पैसा ही, ठीक। तो उसको क्या करते हैं वो बैंक किसको देगी? आरबीआई को देती है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि आपको एक वो देना रहता है, सिक्योरिटी देना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कुछ आप रखते हैं कागज वागज, ठीक, बॉन्ड वॉन्ड रखते हैं, तब आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसा दोगे। बट यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसमें यही है कि बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को आरबीआई को देंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, ये नया ऐड हुआ, याद रखोगे इसको, एसडीएफ, ठीक है। हो गया। एक एमआर होता है, मतलब ठीक, एमआर होता है ना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक। उसमें ये होता है कि आप जैसे कुछ लोन लेना है बैंक से, तो आप अपना गिरवी रखते हो सामान, ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको कोलेटरल देना ही नहीं, ठीक है। एक कोलेटरल रिक्वायरमेंट होता है ना, आरबीआई को कोई लोन देने की जरूरत है? हाँ, नहीं देना। ये बैंक क्या करेगी? अपनी पैसा आरबीआई को दे देगी, आरबीआई उसके बदले में बैंकों को कुछ नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ये पैसा उनके पास जमा रहेगा। जैसे कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है ना आरबीआई को, जैसे रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आपको एक बॉन्ड देगा जब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसके लिए छूट है, कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है एसडीएफ में। ये अभी अभी चालू हुआ है, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद एमएसएफ कितना होता है? तो एमएसएफ हमेशा याद रखोगे, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा हो गया? 0.25 हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये हमेशा जो है 0.25 क्या होता है? कम होता है। कौन? एसडीएफ, ये कम अभी वाले में, ठीक है, ये याद रखोगे। और इसके बाद जो एमएसएफ होता है ना, वही रेट क्या होता है? बैंक रेट। और जो सीआरआर होता है वो कितना रहता है? हमेशा 4 के, तो 4.4 कितना है? 50, ठीक। और एसएलआर क्या है? 18 है, ठीक। तो सीआरआर में क्या होता है? सीआरआर में क्या होता है? आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। ये सीआरआर ना जो आरबीआई के पास जमा रहता है, ठीक है। कभी भी आपातकालीन स्थिति पैदा होगी तब वो आरबीआई से लेगा, ठीक। और एसएलआर बैंक अपने पास खुद रखे रहता है लोन देने के लिए, या नकदी के रूप में रखता है, या सोना के रूप में, या फिर सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में, ठीक है। 3 स्थिति में रखता है। तो ये रेट आपको क्या करना है? याद करना है 5 अगस्त के हिसाब से। इसके बाद 1-2 और चेंज हुए हैं, है ना, याद हो गया। ये हो गया आरबीआई का रेट।
एकदम हैवी करंट अफेयर को नहीं पढ़ना है ना, मैं पहले बता रहा हूँ। आए मैं नहीं आता है, पीएससी का रूल है। आपसे करंट अफेयर आपके सिलेबस के अंदर पूछेगा, आए मैं आप टेस्ट देते हो समझ में आ गया होगा ना कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। आप कुछ नहीं पढ़ोगे, कोई भी टेस्ट पेपर देख लो आप। अरे अभी चेंज होगा फिर से, जब अपन जनवरी तक पहुंच जाएंगे ना तो चेंज हो जाएगा। अभी अपन अगस्त में है, ठीक है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, ये अगस्त का डेटा चल रहा है, ठीक है। अभी अपन जनवरी तक पहुंचेंगे ना, 10 दिन बाद हो सकता है कि बदल जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे चलते चलना है लाइन से। अब लिखोगे खाद्यान्न उत्पादन। मैं पूरा महीना पढ़ाऊंगा ना भाई, टेंशन मत लेते, तो डेली आना बस, ठीक। खाद्यान्न उत्पादन, ठीक। तो याद रखो, जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो आंकड़ा है वो कौन जारी करता है, तो कृषि मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपका ये आंकड़ा जारी करता है। कृषि मंत्रालय का ये कौन सा आंकड़ा है, तो याद रखोगे चौथा अग्रिम अनुमान, ठीक है। ये याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि 21-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश पे कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन है, ठीक। कब बोलूंगा भाई, 21-22 के अनुसार। तो 21-22 के अनुसार कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के पेपर में आया था एक बार, ठीक। समझ में आ रहा है। तो कितना उत्पादन होगा, तो आप याद रखोगे 315.72 मिलियन टन। 315.72 मिलियन टन का क्या हुआ है, मिलियन टन का उत्पादन हुआ है ना। ऐसी क्वेश्चन आया था हॉस्टल वार्डन में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो 21-22 में, ठीक, टोटल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन हुआ। तो आप आंसर क्या करोगे, 315.72 मिलियन टन। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ, तो सबसे ज़्यादा याद रखोगे आप चावल का, ठीक है। चावल का जो आंकड़ा है वो है आपका 130.29, ठीक। हमारे खरीफ और रबी दोनों फसल चावल की ना, उन दोनों को मिलाकर टोटल आपका हो गया 130.29, ठीक है। लिख लोगे 130.29 मिलियन टन। और फिर गेहूं का कितना है, तो 106.84। 130 कितना बोला था, 29 है ना, मिलियन टन। और फिर गेहूं का बोलेगा तो 104 कितना बोला, 86, ठीक है, 84, ठीक। 100 यार क्या बोल रहा, ठीक है, 106 कितना 84 मिलियन टन। इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब धोखे से क्वेश्चन पीछे पलट जाए, ठीक, पीछे तो नहीं आएगा, यहीं तक पूछेगा बस। चावल हो गया, गेहूं हो गया, टोटल 315.72, ठीक। यही बस पूछा है, ठीक। कभी धोखे से बोल दे कि वो 20-21 की जगह चले जाए, किसमें 21-22 की जगह चले जाए 20-21 में, ठीक है, तब आंकड़ा हो जाएगा 310। लिख लो उसको भी, है ना, 310.74। ऐसे मत सोचना याद नहीं होगा, ये सब याद हो जाता है, एक बार बस पढ़ना रहता है, ठीक है। और यहीं पर बना के कॉपी में बना लिए नोट्स, तो फिर दिक्कत नहीं होता, ठीक है। 310 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 315 हो गया, बस खत्म, ठीक। 315.72 याद रखोगे। ठीक। और जो खाद्यान्न उत्पादन है ना, वो ना 15-16 से लगातार बढ़ रहा है ना, याद रखोगे, लिख लो वहीं पे कि जो भारत का खाद्यान्न उत्पादन है वो 2015-16 से लगातार बढ़ रहा है अभी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से तो क्वेश्चन आया था FRP, पिछले बार आया था ना, हो गया। कब से बढ़ रहा है बोला, 15-16 से लगातार बढ़ रहा है ना, याद रखना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो FRP, यही आया था पेपर में पिछले बार, ठीक है। FRP, ठीक है, FRP, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपका फेयर एंड, लिखो, रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, FRP। इसी FRP को बोलते हैं अपन उचित एवं लाभकारी मूल्य। क्या बोलेंगे, उचित व लाभकारी मूल्य, ठीक। यही क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है। गन्ने के लिए क्या जारी करते हैं करके, है ना, तो गन्ना के लिए FRP जारी होता है।
ठीक, कौन जारी करता है? क्वेश्चन पूछ दिया तो कौन क्या करता है बताओ? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, ठीक है, CSCP बोलते हैं। ठीक, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग ही इसको क्या करता है? जारी करता है। जैसे वो अन्य खाद्यान्न फसलों के MSP जारी करते हैं, वैसे ही जो FRP है किसके लिए जारी होता है? गन्ना के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया, पिछले बार के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, FRP किस फसल के लिए जारी होता है? ठीक, तो FRP है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो है गन्ना के लिए जारी होगा। कौन जारी करेगा? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। अब ये इसका गठन जो हुआ ना 1965 में हुआ था, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का। ठीक है, अब जो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है ये किसकी सलाह पर करेगा? ठीक है ना, तो उसको लिख लेना, किसकी सलाह पर करेगा लिखोगे तो वो लिखना कि आपका आर्थिक मामलों का एक मंत्रालय है। ठीक, लिख लेना, आर्थिक मामलों के मंत्रालय की सलाह पर। ठीक, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जारी करता है FRP। ठीक, अब FRP टोटल अभी कितना है? ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि FRP कितना है, तो अभी वर्तमान में जो FRP है वो 305 है। 305 है कि 315 है? 305 है यार, सॉरी, है ना। हो गया? कितना बोला मैं? पहले 290 था और अभी कितना है? 305 है। ठीक है, 290 कब था तो याद रखोगे 21-22 में। ठीक है, 2021-22 में कितना था? 290, और अभी 2000 क्या बोल रहे हैं 22-23 में कितना हो गया? 305। तो टोटल कितना बढ़ा है FRP? 15 की क्या हुई है? तो याद रखोगे मतलब प्राइस है। ठीक है, किसमें निकालते हैं इसको? प्रति कुंटल में, है ना। मतलब गन्ना जो है 305 रुपये प्रति कुंटल में खरीदेगी, सरकार का रेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? केंद्र सरकार का रेट है 305 रुपये। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कभी कभी, ठीक, ये समझ में आ रहा है? ये कौन जारी किया? केंद्र सरकार। अब कभी कभी क्या होता है कि गन्ने का रेट ना राज्य सरकार भी तय कर देती है। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब 305 रुपये पसंद नहीं आया तो राज्य सरकार क्या करती है? उस रेट को बढ़ा देती है। ठीक, तो उस रेट को बोलते हैं राज्य सलाहकारी मूल्य, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, SAP। ठीक है, क्या बोलते हैं? SAP, स्टेट, ठीक है, एडवाइज्ड प्राइस, एडवाइज्ड प्राइस। ठीक, ये क्या होती है कि जो राज्य सरकार है किसानों की हितों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो FRP है उसको क्या कर देती है? और बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे स्टेट एडवाइस प्राइस। तो SAP भी पूछ सकते हैं क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसमें भी गन्ने का क्या देते हैं, है ना, मतलब 305 रुपये में तो किसान बेचेगा ही। ठीक, उसके ज़्यादा बेचने के लिए भी क्या है? वो स्वतंत्र है। ठीक, कोई दूसरा लेना चाहेगा तो क्यों नहीं बेचेगा वो। ठीक, 315 में कोई ले लेगा तो बेच देगा। तो उसी हित को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कभी कभी क्या करती है? रेट को बढ़ा देती है। तो उसी को बोलते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ सकता है आप, राज्य सलाहकारी मूल्य बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, राज्य सलाहकारी मूल्य बोलते हैं, SAP। ठीक, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना कि 1800 में ले रहे धान, उसको बढ़ाकर MS वो बढ़ा दी, बोनस वोनस जोड़ के 2500 कर दी थी, तो वैसे ही इसमें भी। ठीक, FRP। अब लिखोगे नेक्स्ट, आकाशा एयरलाइन। ठीक, क्या लिखोगे? आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आकाशा एयरलाइन। कितना बजा? टाइम है ना, अभी 12:30 तक पढ़ाऊंगा मैं। कितना बज गया? आधा घंटा हो जाएगा मुझे सर। ठीक, आकाशा एयरलाइन देखो। ठीक, आकाशा एयरलाइन में लिखोगे कि ये निजी क्षेत्र की एक विमान कंपनी, विमान सेवा कंपनी है ना। किस क्षेत्र की है ये? प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक, निजी क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी है। ठीक, हो गया। अब इसने अपनी पहली उड़ान कहां से कहां भरी? ठीक, कभी क्वेश्चन पूछता है कि आकाशा एयरलाइन जो निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कंपनी और पहली उड़ान, ठीक है, कहां से कहां भरी? तो मुंबई टू, अपने को जाना है कहां? अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद याद रखोगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है?
मतलब पहली कंपनी नहीं है, ठीक है, ये मतलब निजी क्षेत्र की है आकाशा एयरलाइन, ठीक है। कहाँ उड़ान भरी है तो याद रखोगे मुंबई टू अहमदाबाद। और निजी क्षेत्र में विमान सेवा शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? निजी क्षेत्र में विमान सेवा शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? तो क्या नाम लोगे? राकेश झुनझुनवाला। तो मर गया ना अभी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि राकेश झुनझुनवाला जो है निजी क्या क्षेत्र में विमान सेवा करने वाले व्यक्ति थे, ठीक। हाँ वो आएगा, ठीक है, लेकिन अभी ये चालू है आकाशा एयरलाइन, अभी चालू है। लेटेस्ट कौन सा चालू है? तो आकाशा एयरलाइन। पहले कौन चालू किया गया था? तो याद रखोगे क्या? राकेश झुनझुनवाला ने चालू किया था, ठीक है, ठीक। अब निजी क्षेत्र की बहुत सारी विमान कंपनियां हैं, ठीक, तो इन सब में सबसे ज़्यादा योगदान, मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, बाजार में हिस्सेदारी किसकी अधिक है, ठीक। तो पहले नंबर पे है इंडिगो, ठीक है। निजी सेवा मतलब निजी क्षेत्र की विमान सेवा वाली कंपनी है ना, निजी क्षेत्र में विमान सेवा वाली कंपनी, ठीक है। तो देखो निजी क्षेत्र में विमान सेवा वाली कंपनी में पहला नाम लिखोगे इंडिगो, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? इंडिगो है। दूसरे नंबर पे है एयर इंडिया, ठीक है, स्पाइस जेट, हो गया। दूसरे नंबर पे लिखो एयर इंडिया और तीसरे नंबर में लिखो स्पाइस जेट। बस आपसे 3 याद रखना है ना, एयर इंडिया और तीसरे नंबर पे लिखोगे स्पाइस जेट, तो ये याद रखना, ठीक, हो गया। 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निजी क्षेत्र में जो संचालित है विमान सेवाएं, उनमें सर्वप्रथम हिस्सेदारी वाली कंपनी रखोगे इंडिगो, फिर आपका हो गया एयर इंडिया, फिर तीसरा क्या होगा? स्पाइस जेट। ठीक, और क्या बचा? इसके बाद आपका है एक कोरोना के समय एक कोर्स बनाया था, याद है आपको? कृषि अवसंरचना कोर्स, ठीक, कोरोना काल में बनाया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लिखोगे कृषि अवसंरचना कोर्स, क्या बोलेंगे इसको? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है ना, कृषि अवसंरचना कोर्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। ये फंड ना आपका क्या बोलते हैं, कोरोना समय बनाया गया था, समझ में आ रहा है? किसानों की सहायता करने के लिए। तो इस फंड के उपयोग में पहला राज्य कौन सा है, ठीक, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, है ना। वही क्वेश्चन लिखोगे कि कृषि और संरचना फंड के उपयोग में सर्वप्रथम कौन सा स्टेट पहला है, बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद लिखोगे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, है ना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, है ना। ये बुलियन एक्सचेंज क्या है? मतलब सोने के वित्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बुलियन एक्सचेंज जो है सोने के वित्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, बुलियन एक्सचेंज किस लिए है? सोने के वित्तीकरण को बढ़ाने के लिए। कहाँ पे बनाया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, है ना, लिख लोगे, गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया है, ठीक है। सोने के वित्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वित्तीयकरण, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ बनाया गया? गांधीनगर। भारत का पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ है? राजस्थान में बनाया गया है, ठीक है, लिखो, नोट्स को लिखो अच्छे से, इसी को रिवीजन करके जाना, सब बनेगा, ठीक। पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ बनाया गया बोलेगा तो राजस्थान। एक ये भी पूछता है कि ग्लोबल फॉर्चून, एक लिखो तो फॉर्चून ग्लोबल 500, है ना, फॉर्चून ग्लोबल 500
ये क्या करता है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ना, मतलब पूरे विश्व की 500 बड़ी कंपनियों को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ग्लोबल फॉर्च्यून 500 विश्व की 500 बड़ी कंपनियों को रैंकिंग देता है, जिनमें भारत की ना 9 कंपनी शामिल है। उसमें लिखो कि भारत की 9 कंपनी शामिल है। ठीक, तो भारत की 9 कंपनी में लिखे पूरा नाम 500। ठीक, 500 बड़ी कंपनी है जिनमें भारत की कितनी शामिल है, 9। तो 9 में पहला नाम लिखोगे LIC। LIC पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जियो, रिलायंस जियो। ठीक, तीसरे नंबर पे इंडियन ऑयल, IOL बोलते हैं ना, इंडियन ऑयल। ठीक है, उसके बाद ONGC। ठीक, चौथे नंबर पे SBI, चौथा नहीं, पाँचवें में SBI लिखना, और छठवें में लिखोगे भारत पेट्रोलियम BPCL, और फिर लिखोगे सातवां टाटा मोटर्स। 7वां नंबर है ना टाटा मोटर्स। ठीक है, उसके बाद लिखोगे टाटा स्टील। 8वें नंबर पे लिखोगे टाटा स्टील। टाटा का 2 कंपनी हो गए, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। ठीक है, 2 है। लास्ट में लिखोगे राजेश एक्सपोर्ट्स, है ना, राजेश एक्सपोर्ट्स एक निजी कंपनी है भारत। ठीक है, हो गया। तो आपको यही याद रखना है कि ग्लोबल 500 में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो भारत की केवल 9 कंपनी शामिल है, जिनमें पहले स्थान पे LIC है, फिर रिलायंस है, फिर इंडियन ऑयल है, फिर ONGC, फिर SBI, भारत पेट्रोलियम, टाटा की 2 है, मोटर्स और स्टील, और फिर राजेश एक्सपोर्ट्स। अगर वर्ल्ड में बोले, मतलब पूरा विश्व में 500 कंपनी है, तो वर्ल्ड लेवल पे पहले स्थान पे वॉलमार्ट अमेरिका की, है ना, वो भी लिख लो, टॉप 3 लिख लो कि पहले स्थान पे वॉलमार्ट है जो अमेरिका की रिटेल कंपनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अमेजॉन। ठीक, और तीसरे नंबर पे चाइना की है स्टेट ग्रिड एनर्जी, है ना, स्टेट ग्रिड बोलते हैं, स्टेट ग्रिड। हो गया। विश्व की, ठीक है, 500 कंपनी है ना, उसमें टॉप 3 में है वॉलमार्ट, दूसरे नंबर पे अमेजॉन, तीसरे नंबर पे स्टेट ग्रिड। स्टेट ग्रिड कहाँ की कंपनी है, चाइना की, एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, एनर्जी वाली कंपनी। तो ये 3 हो गए। हो गया। अब लिखो प्रधानमंत्री जनधन योजना। सुपर वासुकी लिख लिया ना, ठीक है। अब लिखोगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चालू हुआ था, ठीक है, डेट लिखोगे 28 अगस्त 2014 को। ठीक, अब प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को चालू हुआ, और अभी 2022 तक कितने साल हो गए इसको, 8 वर्ष पूरा हो गया, है ना। टोटल लिखोगे कि इसके 8 वर्ष हो गए पूरे। ठीक, अब मेन उद्देश्य क्या था इसको चालू करने का, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए चालू किया जनधन योजना। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि 10 अगस्त 2022 तक टोटल कितने जनधन खाते हैं। ठीक, तो लिखोगे 10 अगस्त 2022 तक 46.25 करोड़। ठीक, कितना बोला, 10 अगस्त तक 46.25 करोड़ जनधन खाते हैं टोटल भारत में, है ना। ऐसे ही आपको छत्तीसगढ़ में भी पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला स्टेटमेंट ये बोलेगा कि 10 अगस्त 2022 तक 46.25 करोड़ जनधन खाते हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 55% से अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखना कि महिला जो है इसमें 55% से अधिक खाते महिलाओं के। क्या बोले, 55% से ज़्यादा महिला है। ठीक है, मतलब 46.25 में 50% से ज़्यादा महिला है। ठीक, ठीक है। और इसमें लिखना कि इसका जो इसमें कुछ चेंज हुआ था, हाँ, इसका जो फोकस है ना, अब एक परिवार एक बैंक खाते से हटकर प्रति वयस्क एक खाता किया गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखो। तीसरा स्टेटमेंट लिखना कि पहले ये था ना कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू करेंगे तो परिवार के एक सदस्य का कोई भी हो एक खाता होना चाहिए जनधन का। तो अब ये हो गया कि प्रति वयस्क, मतलब अगर व्यक्ति वयस्क है तो उसके पास जनधन खाता क्या होना चाहिए। ठीक, तो उसका तीसरा स्टेटमेंट लिखोगे कि इस योजना का फोकस एक परिवार एक बैंक खाते से हटाकर प्रति वयस्क एक खाता किया गया।
एक परिवार एक बैंक खाते से हटाकर क्या किया गया, एक वयस्क खाता, मतलब अगर वो 18 वर्ष का ऊपर हो गया तो उसके पास जनधन खाता परिवार के कितने भी सदस्य हों सबके पास होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। ठीक, और क्या चालू किया गया, तीसरा के बाद चौथा पॉइंट लिखना। ठीक, इसमें ना खाता धारकों को 1-1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा चालू किया गया। ठीक, मतलब आपको बीमा 1 लाख रुपए का हो जाएगा, अगर आप प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलते हो तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है आपके पास। ठीक है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ठीक है, पहले ये था ना कि 5,000 समथिंग कुछ मिला था ओवरड्राफ्ट में। ठीक है, तो उस ओवरड्राफ्ट का जो एज है ना पहले 60 वर्ष तक था, उसको बढ़ाकर 65 कर दी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेना कि ओवरड्राफ्ट की जो अधिकतम आयु है उसको 60, हाँ ओवरड्राफ्ट के अधिकतम आयु को 60 से बढ़ाकर 65 कर दी। ठीक, ये चेंजेस हुए प्रधानमंत्री जनधन खाता में। हो जाएगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसी को पढ़ना है। ठीक, पहला याद रखो कि 28 अगस्त को चालू हुआ, 10 अगस्त तक 46.25 थे, महिला 55% से अधिक है, एक परिवार एक खाते से हटाकर एक वयस्क खाता किया गया है। फिर क्या बोला मैं कि जो ओवरड्राफ्ट है वो 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष। ठीक, और दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का है। ठीक है, आपका खाता खुला तो 1 लाख रुपए आपको दुर्घटना बीमा मिलेगी। ये सारे चीज़ इसमें चेंज हुए। ठीक, अब नेक्स्ट लिखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, पीएम आवास योजना शहरी, 2 योजना चलती है, ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री जो शहरी योजना है पीएम आवास की, वो 2015 में चालू की गई थी। कब चालू हुई बोलेगा तो 2015 में, है ना, अर्बन। ठीक, तो अब इस 2015 का जो चालू हुई थी योजना, इसका जो विस्तार है ना वो 2024 तक कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब हमारा जो लक्ष्य रखे थे ना ये लोग पहले, जो पीएम आवास योजना का लक्ष्य ये था कि 31 मार्च 2022 तक सबको पक्के मकान उपलब्ध करा देंगे। ठीक, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए करके योजना को विस्तार करके कब तक बढ़ा दिए, 2024 तक। ठीक, अगर 2024 तक फिर नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक, ये शहरी था। और वैसे ही जो अर्बन रूरल के लिए चल रहा था ना ग्रामीण वाला, उसको भी 2021 तक प्राप्त करना था, लेकिन उसको भी बढ़ाकर क्या कर दिए 2024। तो अभी दोनों योजना 2024 तक एक्सटेंड हो गई। ठीक, ये याद रखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना में। ये आपका हो गया। अब कुछ नहीं, अब लिखना है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, अब लिखोगे अपॉइंटमेंट। ठीक है, नियुक्तियां, नियुक्तियों में, ठीक है, हो गया। एक लिखोगे सुरेश एन पटेल, ये कौन है, सुरेश एन पटेल। ठीक, तो सुरेश एन पटेल जो है इनको ना सीबीसी, सुनियो नाम क्या है, सेंट्रल विजिलेंस, है ना, समझ में आ रहा है, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना आयोग। ठीक, उसके कमिश्नर बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए गए हैं, सुरेंद्र एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये याद रखोगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब जो सेंट्रल विजिलेंस केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो कमिश्नर है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाती है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसको शपथ दिलवाई। ठीक, समझ में आ रहा है, कमिश्नर बनाया। ठीक है, कमिश्नर का स्पेलिंग आया था मेंस में, स्पेलिंग मिस्टेक में। ठीक है, लिख लोगे ना, COMMISS। क्या, नहीं यही वाला लिखना है भाई, नॉर्मल वाला। ठीक, कमिश्नर आया था, एक इंडिजियस आया था, स्वदेशी होता है क्या इंडिजियस का मीनिंग, है ना, हाँ वो पूछा था। ठीक, इसके बाद आपका एक CSIR पढ़े, लिखो CSIR, लिखो ना CSIR। दूसरा CSIR क्या है, क्या है, अभी ये तो चल रहा था इतना ताबड़तोड़। ठीक, कोरोना काल में चला है पूरा। ठीक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लिखो पूरा नाम। CSIR का फुल नेम लिखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। इसका ना एक ब्रांच है कराईकुड़ी में, ठीक है, लिखना कराईकुड़ी। कराईकुड़ी में एक ब्रांच है, उस ब्रांच की जो निदेशक है ना, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि CSIR की पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया, तो नालाथम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, बहुत खतरनाक है, नल्लाथम्बी है, सॉरी, नल्लाथम्बी नल्ला, ठीक है, नल्लाथम्बी, ठीक है, और कलाई सेल्वी, ठीक। इसको ना CSIR का पहला महिला निदेशक, ठीक है, नियुक्त किया गया, ये लिखोगे, ठीक है, और 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए बनाया गया, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक। CSIR में 80 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि पहली महिला निदेशक बनी है, ठीक है, तो याद रखोगे इसका नाम नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ठीक। ये CSIR की पहली महिला निदेशक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल के रख लो, है ना, ये आ सकता है किसी न किसी व्यापक में अपने एग्जाम में, पहली बार हुआ है। अब इसके बाद लिखोगे के सुब्रमण्यम को नहीं है, नेक्स्ट नाम लिखोगे के सुब्रमण्यम। कौन थे के सुब्रमण्यम, कौन थे, नहीं पता, के सुब्रमण्यम कौन थे, ऋत्विका, हाँ, अरे इसरो नहीं थे, ठीक है, ये कौन थे, भारत के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है, भारत के पहले थे ना, अभी नहीं है, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, ठीक है, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन थे, ठीक है, ये थे के सुब्रमण्यम, ठीक हो गया, समझ में आया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे पहले, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है, ठीक है। अभी इनको ना IMF के प्रबंधक मंडल में भेजा गया, ठीक है, तो IMF के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए, ठीक है। इसको लिखो कि IMF के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रधान जो आर्थिक सलाहकार थे उनको अभी किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, तो याद रखो कि IMF के कार्यकारी निदेशक में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये कब से भारत के वो प्रधान आर्थिक सलाहकार, तो लिख लोगे 2018 से 21 तक थे, ठीक है, डेट याद रखो। और इनकी नियुक्ति यहाँ पे ना 3 साल के लिए हुई है, कहाँ पे, IMF के कार्यकारी निदेशक में 3 साल तक ये पोस्ट में रहेंगे, ठीक। किसका स्थान लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो इससे पहले कौन थे वहाँ के कार्यकारी निदेशक, तो सुरजीत भल्ला, ठीक है। अभी कौन बना है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इससे पहले कौन थे, तो सुरजीत भल्ला की जगह ये क्या बनेंगे, ठीक है, नए IMF के कार्यकारी निदेशक बनेंगे, ये याद रखोगे। ये आपका हो गया, इसके बाद आपका, ठीक, चीफ जस्टिस CJI लिखो, चीफ जस्टिस CJI जो है 49वें नंबर का कौन बना था, हाँ, अरे रमन्ना कहाँ थे 49वें नंबर के, अभी कौन है, अभी चंद्रचूड़ है ना, उससे पहले कौन था, यूयू ललित, ठीक है। तो ये जस्टिस को उसी समय एक साथ पूरा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद लिखो DRDO के चेयरमैन, ठीक है, नए बन गए, भी चेंज हो गए, समीर बी कामत, क्या नाम है, समीर बी कामत, ठीक है। समीर बी कामत को ना DRDO के नए चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। DRDO के नए चेयरमैन कौन है बोलेगा, तो समीर बी कामत, मतलब समीर वेंकटपति कामत, है ना, इसका पूरा नाम है, ठीक है, वेंकटपति लिख लेना, ठीक, समझ में आया। तो समीर बी कामत जो है क्या बनाए गए हैं, DRDO के नए चेयरमैन बनाए गए। इससे पहले कौन था,
कौन था डीआरडीओ का चेयरमैन? सब भूल गई बेटा तू, है ना? सतीश रेड्डी, याद है? ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डीआरडीओ का जो चेयरमैन है समीर वी कामत किसकी जगह लेंगे? ठीक है, सतीश रेड्डी की जगह लेंगे। ठीक है, तो याद रखोगे। और अभी ठीक है, समझ में आ रहा है? सतीश रेड्डी इस पद से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए। ठीक, लेकिन इनको फिर एक और कार्यभार सौंप दिया गया है। वो कार्यभार है, आपका कार्यभार है पुनः रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन गए। ठीक है, क्या बन गए हैं? रक्षा मंत्री के ठीक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या करोगे? सतीश रेड्डी। ठीक है, हो गया। और डीआरडीओ के नए बने हो, क्या नाम है? समीर वी कामत। ठीक, हो गया। अब एक नाम और चल रहा था चर्चा में जिसका नाम था शशि थरूर, क्या नाम है? अब नेक्स्ट ये नियुक्तियों के बाद नेक्स्ट लिखोगे पुरस्कार या सम्मान। कितना बज गया? 12:30 हो गया। कल पढ़ेंगे, ठीक है? एक साथ पढ़ना ठीक नहीं है, तबियत खराब हो जाएगा। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ठीक? आ जाओगे ना कल 10:30 को ही आना। जो बाकी 2 मंथ है ना